सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अगला पार्ट बस जल्दी अपलोड करूंगा। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। अगर इस कहानी को हटाने के मामले में आरजे मुझसे संपर्क करें डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध इंस्टाग्राम लिंक पर। कृपया कॉपीराइट न दें। अगर किसी को नई कहानी चाहिए तो विवरण में उपलब्ध हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़ें। आइए शुरू करें। लूसीफर नॉवेल कहानी द्वारा। हम तो आप दोनों को मुक्ति देने आए हैं। रूटबेन के कहे अनुसार अब डार्मेन ने धरा को भी मारने का निर्णय ले लिया। उसने सबसे पहले अपनी काली शक्ति के प्रभाव से जैक्रो और उसके भाइयों को अपने वश में किया, उन्हें अपना प्रभाव दिखाया और साथ ही जैक्रो को ये लालच भी दिया कि वो अरसलान का पहला बेटा है, इसलिए अरसलान की गद्दी पर उसका ही अधिकार है। यदि धरा के गर्भ से उसके पुत्र का जन्म हुआ तो वो तुम सबको मारकर यहाँ का सम्राट बन जाएगा, इसीलिए इसके पहले उनकी मौत जन्म ले उससे पहले ही उसे समाप्त करना होगा। काली शक्तियों के प्रभाव में होने के कारण वो सब मान भी गए, लेकिन निभरू के पास माया और जादुई शक्तियां थीं जिसके कारण वो डार्मेन के द्वारा सम्मोहित नहीं हुआ। निभरू ने डार्मेन की शक्तियों का प्रभाव देखा था, उसे पता था डार्मेन के खिलाफ जाने का अर्थ मृत्यु को गले लगाना है। उसे भी और शक्ति प्राप्त करने का लालच था और अपने प्राणों की रक्षा का मोह। निभरू अपने माता पिता को भी बहुत प्रेम करता था, वो चाहकर भी उनकी सामने से मदद नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उन्हें सतर्क करने का निर्णय लिया और उन तक अपना गुप्त संदेश और अपनी ऊर्जा से बनाया हुआ रक्षा कवच पहना दिया था। फ्लैशबैक एंड्स। अब आगे प्रेजेंट टाइम। अरसलान कुछ समय धरा के पास बैठा रहा और इस स्थिति से कैसे निपटा जाए वो इसी बारे में सोचने लगा। अरसलान फिर अपनी लैब में गया और टाइम मशीन में उसने रात का वो टाइम फिक्स किया जिस टाइम में उसकी डार्मेन के साथ मीटिंग होने वाली थी और पहुंच गया वो उस समय में और अपने कक्ष में छुपकर देखने लगा। उसने देखा कि वो धरा के पास बैठा हुआ कुछ बात कर रहा है और तभी वह डार्मेन आता है। अरसलान डार्मेन को वहां आता देखकर वो डार्मेन से कहता है, आओ डार्मेन, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, कुछ जरूरी बातें करनी थी। डार्मेन अरसलान से, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हो। अरसलान डार्मेन से, डार्मेन, कुछ दिनों से हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पर हर वक्त नज़र रखी जा रही है। डार्मेन अरसलान की बात सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, पर वो अपनी घबराहट अरसलान को दिखने नहीं देता और अपने मन को शांत करके अरसलान से बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो बस आपकी सुरक्षा के लिए मैंने ही सारे सैनिकों को तैनात किया है। अरसलान गुस्से में चिल्लाते हुए डार्मेन से बोलते हैं, झूठ मत बोलो डार्मेन, सुबह भी जैक्रो और बाकी सब हमसे मिलने से पहले तुमसे मिले थे और ये बात तुमने हमसे छिपाई क्यों, आखिर चल क्या रहा है। डार्मेन अरसलान से, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। अरसलान डार्मेन पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, शक करने का मौका भी तो तुमने ही दिया है। मेरे पुत्रों के साथ मिलकर क्या षड्यंत्र रच रहे हो और क्यों। देखो अब झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं सब जान गया हूँ। तुमने मुझसे छिपकर एक विशाल सेना बनाई है जो इस समय हमारे पूरे राज्य में और महल में फैली हुई है, आखिर ये सब चल क्या रहा है। डार्मेन मुस्कुराते हुए अरसलान से, चलो अच्छा हुआ मरने से पहले तुम्हें सारी सच्चाई तो पता चल गई। इससे ये तो पता चलता है कि तुम्हारा टाइम मशीन का प्रयोग सफल हो गया। डार्मेन की बात सुनकर अरसलान को क्रोध बढ़ गया था तो उसने तुरंत अपनी तलवार का भरपूर वार उस पर कर दिया, लेकिन वो तलवार डार्मेन से टकराकर चूर चूर हो गई। फिर डार्मेन ने भी तुरंत अपनी ऊर्जा का प्रयोग अरसलान पर कर दिया जिससे अरसलान कक्ष की दीवार से टकराकर नीचे गिर गया। डार्मेन अरसलान पर हंसते हुए उससे बोलता है, नाना भाई, अब ये गलती दोबारा मत करना। अब तुम्हारी कोई भी शक्ति मुझ पर असर नहीं कर सकती, अमर हूं मैं, मौत मुझे छू भी नहीं सकती। इतना कहकर डार्मेन धरा को अपनी ऊर्जा के पास में बांध देता है जिससे धरा तड़पने लगती है। अरसलान तड़पते हुए डार्मेन से, डार्मेन छोड़ दो उसे, तुम तो ऐसे नहीं थे। डार्मेन अरसलान से, कैसे छोड़ दूँ, यही तो सारी फसाद की जड़ है, अब इसे मरना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अरसलान का क्रोध बढ़ जाता है तो वो भी अपनी सारी ऊर्जा का एक गोला बनाकर डार्मेन पर छोड़ता है, जो डार्मेन अपने आप को लगने से पहले ही उस गोले को अरसलान की ओर मोड़ देता है जिससे अरसलान की एक चीख निकल जाती है। अरसलान की कोई भी ऊर्जा काम नहीं कर रही थी, अब वो बहुत बुरी हालत में था। ये सब दृश्य देखकर छिपकर देख रहे अरसलान को क्रोध आ रहा था, अब वो खुद भी डार्मेन को मारना चाह रहा था। तभी उसने देखा कि जैक्रो, नीलिस्टर, निभरू आदि उसके 6 पुत्र भी वहां आ गए। जैक्रो डार्मेन से, रुकिए काकाश्री, जरा हमें भी तो अपने माता पिता की सेवा का अवसर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। धरापाश में बंधे हुए दर्द से तड़पते हुए अपने बेटों से, तो तुम सब भी इसके साथ शामिल हो। शर्म आती है मुझे तुम्हारे जैसी संतान को उत्पन्न करके, जो अपने ही जन्मदाता को मारने पर उतारू हो। कैटोस्फेर मुस्कुराते हुए धरा से, मारने पर उतारू नहीं माँ, हम तो आप दोनों को मुक्ति देने आए हैं। अरसलान का उनकी ये बातें सुनकर क्रोध बढ़ जाता है और वो उन सब पर चिल्लाते हुए बोलता है, बस करो तुम सब, अब तुम सब अपने जीने का हक खो चुके हो। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर अरसलान अपनी मारक शक्ति, जो किसी भी ग्रह को पल भर में नाश करने की शक्ति रखती थी, उसे प्रकट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन आज उसकी वो शक्ति भी प्रकट नहीं हो रही थी। नीलिस्टर अरसलान पर हंसते हुए, क्या हुआ पिताश्री, हमें मारने के लिए अपनी शक्ति को प्रकट कर रहे हो। हा हा हा, करो करो, प्रयास करो। अलविदा मेरे भाई और प्यारी भाभी।
धरा पाश में बंधे हुए दर्द से तड़पते हुए अपने बेटों से, तो तुम सब भी इसके साथ शामिल हो। शर्म आती है मुझे तुम्हारे जैसी संतान को उत्पन्न करके, जो अपने ही जन्मदाता को मारने पर उतारू हो। कैटोस फिर मुस्कुराते हुए धरा से, मारने पर उतारू नहीं माँ, हम तो आप दोनों को मुक्ति देने आए हैं। अरसलान का उनकी ये बातें सुनकर क्रोध बढ़ जाता है और वो उन सब पर चिल्लाते हुए बोलता है, बस करो तुम सब, अब तुम सब अपने जीने का हक खो चुके हो। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर अरसलान अपनी मारक शक्ति, जो किसी भी ग्रह को पल भर में नाश करने की शक्ति रखती थी, उसे प्रकट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन आज उसकी वो शक्ति भी प्रकट नहीं हो रही थी। नीलिस्टर अरसलान पर हंसते हुए, क्या हुआ पिताश्री, हमें मारने के लिए अपनी शक्ति को प्रकट कर रहे हो? हा हा हा, करो करो, प्रयास करो। अब आगे। अरसलान अपना पूरा प्रयास कर रहा था, परंतु उसकी वो शक्ति प्रकट नहीं हो रही थी। ग्लेको अरसलान और धरा से, आपको वो उपहार याद है पिताश्री जो हमने दिए थे? अब आपकी सारी शक्ति हमें मिल गई है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। जब अरसलान का ध्यान उन उपहारों पर जाता है जो वहाँ एक मेज पर पड़े थे, तो वो तुरंत उनको लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन उससे पहले ही दारमिन उन उपहारों को एक शक्ति में बदलकर सोख लेता है और अरसलान मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। अरसलान अपने बेटों से, कुछ तो शर्म करो, मुझ पर ना सही परंतु अपनी माता पर तो रहम करो। जैक्रो अरसलान से, अब आप हमें ज़्यादा ज्ञान देने का प्रयास न करो, रहम और उस पर जो हमारी मौत को जन्म देने वाली है। अरसलान जैक्रो से, ये सब झूठ है, तुम सब इस धोखेबाज की बातों में आकर अंधे हो गए हो। दारमिन अरसलान से, बस अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। अगर अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो वो टाइम मशीन और हथियार कहाँ रखा है, सीधे सीधे बता दो। दारमिन के पाश में बंधी हुई तड़प तड़प कर धरा की आंखें बंद हो रही थी। दारमिन अरसलान से, जल्दी करो, देखो तुम्हारी पत्नी के पास समय बहुत कम है। अरसलान दारमिन से, मैं जानता हूं, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो भी तुम हमें जीवित नहीं छोड़ोगे और नहीं बताया तो भी तुम हमें जीवित नहीं छोड़ोगे। दारमिन अरसलान से, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे मरने के बाद मैं खुद टाइम मशीन और वेपन ढूंढ लूंगा। अलविदा मेरे भाई और प्यारी भाभी। इतना बोलकर दारमिन अपनी भयावह काली ऊर्जा का प्रहार अरसलान और धरा के ऊपर कर देता है। सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अगला पार्ट बस जल्दी अपलोड करूंगा। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। आपका एक सपोर्ट मुझे अगले एपिसोड का लिए प्रेरित करेगा। नया एपिसोड अपलोड हो जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। दारमिन के प्राणघातक वार से अरसलान अपने आप को और धरा को राख में बदलते हुए देखता है। ये सब देखकर उसका क्रोध बढ़ गया था, तो वो दारमिन को समाप्त कर देना चाहता था। उसने अपनी मारक शक्ति का आह्वान किया, लेकिन सब व्यर्थ। तब उसे ध्यान आया उसी के कक्ष में रखे उन उपहारों का जिन्होंने उसकी शक्ति सोख ली थी। वो वापस टाइम मशीन की तरफ जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसने निभरू को अपनी ओर घुरता पाया। वो कुछ बोलता उसके पहले ही निभरू ने अरसलान को आंखों से ही यहाँ से तुरंत निकलने का इशारा किया। अरसलान तुरंत वहाँ से निकलकर टाइम मशीन को लेकर अपने समय में वापस आ गया। वो समझ गया था कि अब दारमिन की शक्तियों का सामना वो नहीं कर सकता। अगर वो अपने समर्थकों के साथ सीधे युद्ध भी छेड़ देता है तो दारमिन की सेना का वो ज़्यादा देर सामना नहीं कर सकता। उसे पता था सीधे युद्ध में उसकी ही प्रजा का नाश होगा, जो अरसलान नहीं होने देना चाहता था। इसका अब एक ही रास्ता था, उसका वो अस्त्र जिस पर अभी वो काम कर रहा था, उसे धरा और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी सुरक्षित रखना था। दारमिन को रोकने के लिए उसे अपने सुपर हथियार को सक्रिय करना बहुत जरूरी था, और इसके लिए उसे बहुत सी ऊर्जा की जरूरत थी और टाइम मशीन की भी पावर बढ़ानी थी। अरसलान ने धरा को, टाइम मशीन और सुपर हथियार को गुप्त रास्ते से लेकर अपने गुप्त अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष जहाज तक पहुंचाया और अपने कक्ष में अपनी और धरा की होलोग्राफिक छवि छोड़ दी, जिसे बिना छुए ये पता लगाना मुश्किल था कि ये असली है या नकली। और साथ ही उसने होलोग्राफिक छवि में भविष्य की देखी हुई कुछ घटना भी सेव कर दी। वो अभी कमरे से निकलने ही वाला था, तभी उसकी नज़र जैक्रो आदि 6 पुत्रों के दिए हुए उपहार पर पड़ी, जो उसकी मारक ऊर्जा की शक्ति अपने अंदर सोख चुके थे। अरसलान ने उन उपहारों द्वारा सोखी हुई ऊर्जा को वापस धारण करने का प्रयत्न किया, परंतु वो नहीं कर पाया, तो उसने उन सारी ऊर्जा को अपने वेपन में ट्रांसफर कर दिया और उन उपहारों को वापस वहीं रख दिया। निभरू के द्वारा दिया हुआ रक्षामणि को उसने रख लिया था, क्योंकि उसे उस पर विश्वास था। सारी स्थिति का फैसला लेने के बाद अरसलान निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। अरसलान ने ये सफ़र गैलेक्सी टू गैलेक्सी उनके सेंटर में स्थित ब्लैक होल द्वारा किया और पहुंच गया एंड्रोमेडा गैलेक्सी के उस भाग में जहां उसे बहुत अधिक मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा और समय के कण दोनों प्राप्त हो गए। अरसलान अकेले ही अपने दोनों प्रोजेक्ट पूरे करने में जुट गया। धरा किसी भी समय बच्चे को जन्म देने की स्थिति में थी, इसीलिए वो चाहकर भी अरसलान की कोई मदद नहीं कर पा रही थी। धरा की पीड़ा कम करने के लिए अरसलान ने उसे निभरू द्वारा दिया गया मणि धारण करवा दिया था, जिसके कारण धरा को इस समय भी पीड़ा नहीं हो रही थी। अरसलान ने धरा को, टाइम मशीन और सुपर हथियार को गुप्त रास्ते से लेकर अपने गुप्त अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष जहाज तक पहुंचाया और अपने कक्ष में अपनी और धरा की होलोग्राफिक छवि छोड़ दी, जिसे बिना छुए ये पता लगाना मुश्किल था कि ये असली है या नकली। और साथ ही उसने होलोग्राफिक छवि में भविष्य की देखी हुई कुछ घटना भी सेव कर दी।
वो अभी कमरे से निकलने ही वाला था तभी उसकी नज़र ज़ैक्रो आदि 6 पुत्रों के दिए हुए उपहार पर पड़ी, जो उसकी मारक ऊर्जा की शक्ति अपने अंदर सोख चुके थे। अरसलान ने उन उपहारों द्वारा सोखी हुई ऊर्जा को वापस धारण करने का प्रयत्न किया, परंतु वो नहीं कर पाया, तो उसने उन सारी ऊर्जा को अपने वेपन में ट्रांसफ़र कर दिया और उन उपहारों को वापस वहीं रख दिया। निभरु के द्वारा दिया हुआ रक्षामणि को उसने रख लिया था क्योंकि उसे उस पर विश्वास था। सारी स्थिति का फैसला लेने के बाद अरसलान निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। अरसलान ने ये सफ़र गैलेक्सी टू गैलेक्सी उनके सेंटर में स्थित ब्लैक होल द्वारा किया और पहुंच गया एंड्रोमेडा गैलेक्सी के उस भाग में जहां उसे बहुत अधिक मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा और समय के कण दोनों प्राप्त हो गए। अरसलान अकेले ही अपने दोनों प्रोजेक्ट पूरे करने में जुट गया। धरा किसी भी समय बच्चे को जन्म देने की स्थिति में थी, इसीलिए वो चाहकर भी अरसलान की कोई मदद नहीं कर पा रही थी। धरा की पीड़ा कम करने के लिए अरसलान ने उसे निभरु द्वारा दिया गया मणि धारण करवा दिया था, जिसके कारण धरा को इस समय भी पीड़ा नहीं हो रही थी। अब आगे यहाँ अरिंग ग्रह पर सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसे अरसलान ने फ्यूचर में जाकर देखा था, बस फर्क इतना था कि अब वहाँ अरसलान और धरा की जगह उनकी होलोग्राफिक इमेज थी। दार्मिन ने जब अपना प्राणघातक वार उन पर किया तो उसका उन पर कोई प्रभाव होता न देख वो समझ गया कि ये असली अरसलान और धरा नहीं है बल्कि सबसे एडवांस होलोग्राफिक इमेज है। दार्मिन ने पूरे महल में दोनों की खोज की लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिले। अपनी योजना असफल होने के कारण उसका क्रोध बढ़ गया था, लेकिन क्रोध से कुछ होने वाला नहीं था। उसे अरसलान की संतान को जन्म लेने से रोकना था, इसीलिए उसने पहले अपने दिमाग को शांत किया और अपनी साधना कक्ष में पहुंच गया और ध्यान में बैठकर रूटबेन को संपर्क किया। रूटबेन से उसे अरसलान की स्थिति का पता चला और ये भी पता चला कि धरा के गर्भ से ही रक्षक जन्म लेने वाला है। अब दार्मिन को और देर करना उचित नहीं लगा। वो भी एक अंतरिक्ष यान में सवार होकर निकल पड़ा अरसलान की तरफ। दार्मिन को अरसलान तक पहुंचने में 5 दिन लगे। इन 5 दिनों में धरा ने एक सुंदर और तेजोमय शिशु को जन्म दिया। अरसलान और धरा दोनों अपने उस नवजात शिशु को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इन विपरीत परिस्थिति में जन्म लेने के बाद भी उनका पुत्र सुरक्षित और स्वस्थ है। दोनों ने उसे खूब प्यार किया। अरसलान और धरा दोनों अपने नवजात शिशु का नाम रखना चाहते थे, तभी दोनों के हृदय में एक ही नाम प्रकट हुआ, अभिनव। धरा ने निभरु द्वारा दिया हुआ सुरक्षा कवच अब अपने नवजात शिशु को पहना दिया, जिससे इस विकट परिस्थिति में उसकी रक्षा हो सके। अरसलान लगभग अपने दोनों प्रोजेक्ट पूरे कर चुका था। वेपन को उसने ब्रह्मांडीय ऊर्जा, अपनी मारक ऊर्जा और धरा की सृजनात्मक ऊर्जा से सक्रिय कर दिया था और टाइम मशीन के लिए उसने इतने टाइम पार्टिकल्स एकत्रित कर लिए थे जिनके जरिए उसकी मशीन इनफाइनाइट टाइम क्रॉस करके किसी भी समय में आ जा सकती थी। अब बस मशीन को हाई एनर्जी की जरूरत थी। अभी वो कुछ और करता तभी उसकी स्पेसशिप पर हाई अलर्ट का अलार्म बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो एक बहुत बड़ा उल्कापिंड जो किसी ग्रह से भी बड़ा था फुल स्पीड से उनके स्पेसशिप से टकराने वाला है। अरसलान तुरंत धरा और अपने बच्चे को लेकर टाइम मशीन में चला जाता है। जैसे ही वो मशीन एक्टिवेट करता है तब तक वो उल्कापिंड उसकी स्पेसशिप से टकरा चुका था। फोर्स इतना था कि वो स्पेसशिप और उल्कापिंड पास ही के मिल्की वे गैलेक्सी में किसी बहुत बड़े स्टार से टकरा गए, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उस स्टार और अरसलान की स्पेसशिप और टाइम मशीन के परखच्चे उड़ गए। ये सब नज़ारा देख रहे दार्मिन के चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कान आ गई और वो वापस अरिंग ग्रह निकल गया। धमाके से उस स्टार के कई टुकड़े हो गए जो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण एक सबसे बड़े मुख्य टुकड़े के चारों तरफ घूमने लगे और निर्माण हुआ मिल्की वे गैलेक्सी के सौर मंडल और उसमें पृथ्वी का। इस धमाके को हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। जिस समय धमाका हुआ था स्पेसशिप और टाइम मशीन के परखच्चे उड़ गए थे। उस समय अरसलान और धरा का शरीर नष्ट हो गया था, परंतु उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। वो टाइम मशीन के टाइम पार्टिकल्स के कारण किसी अनजान आयाम में कैद हो गए थे और छोटा अभी निभरु के सुरक्षा कवच के कारण सुरक्षित था। धमाके के कारण उसकी सारी ऊर्जा कुछ समय के लिए जाग गई थी, जिसके कारण सारे समय के कण उसके शरीर में समा गए थे, जिसके कारण उस नवजात शिशु में समय यात्रा की शक्ति समाहित हो गई। धमाके के कारण अरसलान का वेपन भी कहीं ब्रह्मांड में खो गया था। पराशक्ति की इच्छा से और समय यात्रा की शक्ति के कारण वो नन्हा सा बालक पहुंच गया पृथ्वी पर जब स्टोन एज अपनी समाप्ति पर था। पृथ्वी पर अभी भी कहीं कहीं मानव सभ्यता का विकास होने लगा था। पत्थर के बने हुए सामान और वेपन्स के साथ साथ अब धातुओं का भी प्रयोग होने लगा था। शेर, जिस समय धमाका हुआ था स्पेसशिप और टाइम मशीन के परखच्चे उड़ गए थे। उस समय अरसलान और धरा का शरीर नष्ट हो गया था, परंतु उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। वो टाइम मशीन के टाइम पार्टिकल्स के कारण किसी अनजान आयाम में कैद हो गए थे और छोटा अभी निभरु के सुरक्षा कवच के कारण सुरक्षित था। धमाके के कारण उसकी सारी ऊर्जा कुछ समय के लिए जाग गई थी, जिसके कारण सारे समय के कण उसके शरीर में समा गए थे, जिसके कारण उस नवजात शिशु में समय यात्रा की शक्ति समाहित हो गई। धमाके के कारण अरसलान का वेपन भी कहीं ब्रह्मांड में खो गया था। पराशक्ति की इच्छा से और समय यात्रा की शक्ति के कारण वो नन्हा सा बालक पहुंच गया पृथ्वी पर जब स्टोन एज अपनी समाप्ति पर था। पृथ्वी पर अभी भी कहीं कहीं मानव सभ्यता का विकास होने लगा था। पत्थर के बने हुए सामान और वेपन्स के साथ साथ अब धातुओं का भी प्रयोग होने लगा था।
अब आगे मानव समाज अलग अलग समुदाय में बंटने लगा था, जिसके कारण अब बहुत से कबीलों का और छोटे मोटे कस्बों का संकलन हो गया था। मानव अब समाज के साथ रहना सीख गया था। उसी काल में पृथ्वी पर एक नदी किनारे घने वन में कुछ लोग अपने आहार और जानवरों की खाल के लिए किसी अच्छे शिकार की तलाश में घूम रहे थे। उनका मुखिया, जिसका नाम कर्मा था, कर्मा सबसे आगे हाथ में एक भाला लेकर बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहा था। शिकार ढूंढते हुए उन्हें बहुत समय हो गया था। भूख और प्यास के कारण उनका हाल बुरा हो गया था, लेकिन अब तक उनके हाथ में कुछ नहीं लगा था। प्यास के कारण कर्मा अपने साथियों को लेकर उस नदी के किनारे आ गया था। सब ने नदी के शीतल जल से अपनी प्यास बुझाए और थोड़ी देर वही विश्राम करने का सोचकर वही बैठ गए। अभी वो बैठे ही थे कि उन्हें उनके पीछे की झाड़ियों में किसी जानवर के होने का एहसास हो गया। तो कर्मा ने अपना भाला संभाल लिया और उस दिशा की ओर बढ़ा कि तभी उसे एक शेर के गुर्राने की आवाज़ आई। तो वो समझ गया कि झाड़ियों में जरूर कोई शेर है। उसने सोचा कि चलो, ये भी अच्छा है कि आज बड़े दिनों के बाद किसी शेर का शिकार करने का मौका मिला है। कर्मा बिल्कुल धीरे धीरे बिना आवाज़ किए झाड़ियों के निकट पहुंच गया और अंदर झांकने लगा। जब उसने उन झाड़ियों में देखा तो उसने देखा कि एक नन्हा सा बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ शेर की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है, और शेर भी उसके सामने खड़ा होकर उत्सुकतावश तो पहले उसे देखता रहता है, फिर एक दहाड़ मारकर एकदम से उस बच्चे पर झपट्टा मारता है। इसके पहले कि वो शेर उस बालक को कुछ नुकसान पहुंचा पाता, तब तक कर्मा का भाला उस शेर को ढेर कर चुका था। शेर के गिरते ही कर्मा और उसके साथी झाड़ियों से बाहर निकले। कर्मा ने अपने साथियों को अपने शिकार को साथ ले चलने का आदेश दिया और खुद उस बालक को उठा लिया। उस नन्हे से फरिश्ते के सुंदर और मासूम चेहरे को देखकर कर्मा मानो उसमें खोसा गया। उसकी आंखों में देखने से कर्मा को एक अलग सी शांति का अनुभव होने लगा। वो बालक कर्मा को एकटक देख रहा था। कर्मा ने उसके माथे पर चूमा और उसके चेहरे को अपने हाथ से सहलाया तो उस बालक ने अपने नन्हे से हाथों से कर्मा की उंगली पकड़ ली, जैसे वो कर्मा से कह रहा हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। कर्मा की भी कोई संतान नहीं थी, तो वो उस बालक को अपनी कबीले में ले आया और सबके सामने उसे अपना पुत्र घोषित कर दिया। कर्मा अभी को अपने पुत्र रूप में पाकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी नीरू के हाथों में जब उस नन्हे से फरिश्ते को सौंपा तो नीरू को जैसे सारी दुनिया की खुशी ही मिल गई। उसने उस नन्हे से बालक को अपने हृदय से लगाया और उसका मुख चूमने लगी। ममता की अधिकता के कारण उसकी आंखों से आंसू बाहर निकल आए। नन्हे अभी को भी अपनी नई माता की गोद में आकर एक सुकून सा मिला और ममता भरे स्पर्श से उसको नींद आ गई और वो अपनी माँ की गोद में सो गया। कबीले में जश्न शुरू हो गया था। वहाँ के जश्न में शिकार किए हुए जानवरों का मांस, कुछ जंगली फल और कंदमूल और शहद से बना हुआ शरबत। कुछ देर सोने के बाद नन्हे अभी को सपने में वही धमाका नजर आता है और उसे अपने असली माता पिता अरसलान और धरा का चेहरा दिखाई देता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो रोने लगता है। नीरू अपने बच्चे का रोना देखकर तड़प उठती है। वो उसे चुप कराने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका रोना देखकर नीरू की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कर्मा भी नीरू के साथ बच्चे को चुप कराने का प्रयास करता है। तभी उसे याद आता है कि इसे भूख लगी होगी, तो वो नीरू को बता देता है। नीरू भी परेशान हो जाती है, क्योंकि अब तक वो निसंतान थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसी अभागी माँ है जो अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती, और वो अपने बच्चे को हृदय से लगा लेती है। भूख की अधिकता के कारण वो नन्हा सा बालक खुद ही अपनी माँ के कपड़े खोल दूध पीने लगता है। तो वो समझ जाती है कि ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली और वो अपने नन्हे से बच्चे को दूध पिलाने लगती है, जिससे उसका रोना बंद हो जाता है और वो सो जाता है। यही है ममता की शक्ति, जो असंभव को भी संभव बना दे। सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अगला पार्ट बस जल्दी अपलोड करूंगा। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। आपका एक सपोर्ट मुझे अगले एपिसोड का लिए प्रेरित करेगा। नया एपिसोड अपलोड हो जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अगला पार्ट बस जल्दी अपलोड करूंगा। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। आपका एक सपोर्ट मुझे अगले एपिसोड का लिए प्रेरित करेगा। नया एपिसोड अपलोड हो जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स।